नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी की कीमत महज 5 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। और ये क्यों है, आपको कुछ तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 10 नवंबर 2021 को एक भीषण सड़क हादसा होता है। हादसे में 12 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। 38 लोग उस आग में झुलस जाते हैं। यह हादसा एक बस और एक ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर होने के चलते हुआ, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस भीषण आग के चलते बस और ट्रक में टक्कर नहीं है, बल्कि कारण कुछ और है। कारण है राजस्थान में हरियाणा के मुकाबले डीजल का 5 रुपए प्रति लीटर महंगा होना। अब आप समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में रह रहकर विस्फोट हो रहे हैं। देखकर लग रहा है कि शायद किसी ताकतवर बम का विस्फोट है, किसी युद्ध जैसा वीडियो है। लेकिन ना ये युद्ध का वीडियो है और ना ही कोई बम धमाका यहां हो रहा है। दरअसल 14 अगस्त 2021 को, इसी साल की बात है, राजस्थान में जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर दातरी के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रेलर के पलटने से आग लगी, क्योंकि ट्रेलर में गैस सिलेंडर थे। करीब रात 8 बजे लगी आग से शुरू हुआ धमाकों का यह सिलसिला अगले दिन सुबह 4 बजे तक लगातार जारी रहा। इन धमाकों की वजह सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं थी, इसकी एक खास वजह थी, और वजह थी कि ट्रेलर में एक के बजाय 2 डीजल टैंक लगाए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे राजस्थान की सड़कों पर डीजल बम बिछे हुए हैं। राजस्थान की सड़कों पर डीजल बम स्पीड से दौड़ रहे हैं। सड़कों पर दौड़ते ये डीजल बम बड़े बड़े ट्रक हैं, ट्रेलर हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी ट्रक हो, ट्रेलर हो, बस हो या कोई भी वाहन, डीजल या पेट्रोल का टैंक एक ही होता है। लेकिन राजस्थान में ये नियम बेमतलब हो चुका है। कुछ हजार रुपयों के लालच में ट्रक मालिक एक एक्स्ट्रा डीजल टैंक अपने वाहनों में लगा रहे हैं। वो जानते हैं ये खतरनाक है, मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के विरुद्ध है। ऐसा करने से सड़क पर चलता ट्रक एक बम में तब्दील हो जाता है, सड़क पर चलते दूसरे लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन फिर भी पैसों की लालच में ट्रक मालिक ऐसा कर रहे हैं, जिसकी एक ही वजह है। राजस्थान में डीजल की कीमत हरियाणा से 5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा है। आज ही कीमत घटाई गई है, कल तक 10 रुपए प्रति लीटर ज्यादा थी। ट्रक मालिक कहते हैं कि डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि ट्रक के सामान की ढुलाई का किराया वही पुराना है। इसीलिए इनके पास एक ही विकल्प है, हरियाणा से ट्रक में डीजल भरवाना। एक नहीं 2 डीजल टैंक है। ट्रक मालिकों का कहना है कि ऐसा करने से उन्हें एक ट्रिप पर 8,000 से 15,000 रुपए तक का फायदा होता है। बड़े ट्रकों में आमतौर पर 400 लीटर क्षमता का डीजल टैंक होता है, लेकिन ट्रक मालिक एक और डीजल टैंक ट्रक में लगा लेते हैं। 2 टंकियां लगा करके भी बचत की जाती है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ड्राइवर साइड में टंकी होनी चाहिए, लेकिन ये खलासी साइड में भी टंकी आपको नज़र आ रही होगी। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब जब हम इस तरफ आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके दूसरी तरफ भी एक टंकी लगी हुई होती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत करने का एक नया जुगाड़ इन्होंने निकाला है। ये आप देख सकते हैं, ये एक टंकी इस तरफ भी है और एक टंकी दूसरी तरफ है। इनसे बात कर लेते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है, वेट वगैरह में फ़र्क पड़ता है कुछ? जी सर, वेट में फ़र्क पड़ता है ना सर। जैसे बड़ी गाड़ी में तो हमारा नुकसान है, इसलिए फिर थोड़ा कम लेके चलना पड़ता है। और इससे कई बार आपको लगता है हादसा भी हो सकता है डबल टंकी? सर हो सकता है ना हादसा भी। गाड़ी एक तरफ ज़्यादा बैलेंसर एक तरफ कम होता है तो सर। इस महीने की 10 तारीख को बाड़मेर में हुए सड़क हादसे में 12 लोग जलकर मर गए और 30 लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया, राज्य सरकार ने भी मुआवजा दिया। जांच पड़ताल की रस्म निभाई गई। जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आया कि इस भीषण अग्निकांड की वजह ट्रक में दोनों तरफ डीजल के भरे टैंक थे। किसी भी वाहन में 2 डीजल टैंक लगाना कानूनन अपराध है। 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं होता। डीजल टैंक तब भी लग रहे हैं जब कीमत ज्यादा थी, और अब भी लग रहे हैं जब कीमत कुछ कम हुई है। ये जगह आप देख पा रहे होंगे, फुल टैंक भी यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि
दिल्ली जाते समय हरियाणा से डीजल पेट्रोल लिया जा सके, गुजरात से ले सकें, एमपी से ले सकें। और देखिए यहाँ लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया एक मिनट आपसे बात करेंगे। हमारे अंकल जी करेंगे। ये जो डीजल पेट्रोल की अभी चल रहा है, महंगा हो रखा है बहुत ज़्यादा, किस तरह से बचत करते हैं जब बाहर जाते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बचत इन द सेंस मतलब बाहर से जब आते हैं तो पेट्रोल भरवा के लाते हैं क्योंकि राजस्थान में तो महंगा है। डबल टैंक लगवा लेते हैं ना। हाँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा डीजल आ सके राजस्थान में, हरियाणा से। अच्छा, कोई रास्ता है और क्या रास्ता है हमारे पास। कितना फ़र्क पड़ जाता है? काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, तकरीबन ये मान लीजिए 12-15 रुपये का बीच का है पर लीटर का। अच्छा, तो दूसरा टैंक जो लगवाते हैं उसमें एक्स्ट्रा जब आप लेके आते हैं तो कितना फ़र्क पैसे का बचत हो जाती होगी? वो तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना लाते हैं। टैंक फुल करा के लाते हैं? हाँ, टैंक फुल करा के लाते हैं ना। तो फिर कितना बच जाता है एक टैंक पे? मतलब एक पूरा ट्रिप में ही मान लीजिए करीबन 15,000 रुपये का फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता है जी। वो चौकी में राजस्थान के ट्रक मालिक आखिर सड़क पर चलने वाले लोगों की जान के दुश्मन क्यों बन गए? वजह है राजस्थान की सीमा से जुड़े राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का कम होना और कुछ पैसे बचाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ट्रक मालिक राजस्थान की सीमा के बाहर दूसरे राज्यों के पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं और कैमरे पर धड़ल्ले से बोलते हैं। ये क्या लगता है किस तरह से पेट्रोल डीजल को मैनेज करते हैं? सर वहाँ से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए वहाँ से बॉर्डर से ले लेते हैं। इधर महंगा पड़ता है इसलिए हम नहीं लेते हैं, वहीं से भराते वहीं हैं। से भराते हैं। जी कितना फर्क पड़ जाता है एक टंकी पे? सर 400 लीटर की, 420 कुछ लीटर की टंकी आती है यहाँ पर, तो उसे भरा के वहाँ चली जाती है गाड़ी, फिर वहाँ से भरा के फिर वापस इधर आती है। अच्छा, तो डीजल की पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए बचत करने का भी कोई तरीका नहीं है क्या? एक और कोई एक्स्ट्रा भरवा के रख लो। हाँ सर, वो 2 टंकी लगा लेता है ना सर, एक साइड से, मैं दोनों तरफ टंकी कर लेता है। पिछले 2 महीने में राजस्थान में ट्रकों में आग लगने के 20 से ज्यादा हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाड़मेर में 10 नवंबर को 12 लोग जिंदा जल गए। ट्रक ड्राइवर नया टैंक फिट कराने की बात कबूल करते हैं, ये भी मानते हैं कि इससे हादसे होते हैं, लेकिन वो तब भी टैंक लगवाते हैं। 300-400 लीटर तक के टैंकों की क्षमता बढ़ाकर 700 से 2000 लीटर तक कर दी जाती है, यानी ट्रक को डीजल पंप बना दिया जाता है और जो हल्की सी टक्कर में पंप की तरफ फट जाते हैं। वो चौकी में ट्रकों में जो नए टैंक लगाए जाते हैं वो हल्के लोहे की चादर से बनाए जाते हैं। छोटे ट्रक का डीजल टैंक 260 लीटर का होता है, जो ड्राइवर साइड में लगा होता है। ट्रक के दूसरी तरफ भी बड़े बड़े डीजल टैंक लगाए जा रहे हैं, जिससे 2 तरह के खतरे। पहला, ट्रक का संतुलन खो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है, और दूसरा, छोटी सी टक्कर से कमजोर डीजल टैंक का फटना और उसमें आग लगना। लेकिन सड़क पर दौड़ते इन यमदूतों से हर कोई बेपरवाह। इससे हादसे का भी डर रहता होगा कि दोनों तरफ डीजल है, कोई हादसा हो जाए तो गाड़ी बर्न भी हो सकती है। नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। ये तो कई हादसे हुए हैं अभी डबल टैंक वाले वो ट्रक। ऐसा है कि जैसे मान लो कोई टंकी लीक हो, ड्राइवर उसको देखता नहीं, गौर नहीं करता, डीजल लीक हो रहा हो, गिर रहा हो, उसको संभालता नहीं है। दूसरी टंकी जो होती है वो तो सर्टिफाइड नहीं होती ना गवर्नमेंट से, क्योंकि एक ही टंकी सर्टिफाइड होती है। सर्टिफाइड कराना पड़ता है ना। ये जो अपन सेट लोग हैं पूरा, वो उसका सर्टिफिकेट, पूरी पैकिंग वुकिंग ला, कुछ ऐसे मतलब नहीं, लापरवाही। सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं होती ना वो। सरकार की तरफ तो रजिस्टर्ड नहीं होती वो टंकी। कीमतें भी सरकार ने बढ़ा रखी हैं। कीमतें भी सरकार ने बढ़ा रखी है। ये देश का और देश के लोगों का दुर्भाग्य है। कभी केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, तो कभी राज्य की सरकारों ने, व्यवसाय करने वालों ने सिर्फ पैसों की कीमत देखी, जिंदगी की कीमत का ख्याल नहीं किया। जिंदगी को 5 रुपए प्रति लीटर के लिए खर्च कर दिया। भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, जयपुर। वो चौकी में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की। राजस्थान पर भी दबाव बढ़ा और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कल यानी मंगलवार को पेट्रोल में 4 रुपए और डीजल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर को सस्ता कर दिया। लेकिन अभी भी डीजल और पेट्रोल दूसरे राज्यों से राजस्थान में महंगे हैं। 2 टंकियों का जहां तक सवाल है, मैंने डायरेक्शन दे दिया। हमारे यहाँ पर कोई डबल टंकी लेकर चलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, देखिए हम तो एक एक्ट से गवर्न है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार
रूल्स रेगुलेशन से जो चलेगा ट्रक, हमें तो एक्सीडेंट भी तो रोकने हैं। कल चीफ मिनिस्टर ने एक्सीडेंट को लेकर इतनी चिंता व्यक्त की है, तो एक्सीडेंट रोकने के लिए जितनी हम कार्रवाई कर सकते हैं, बेवजह ज़्यादा टंकी लेकर चला, अभी एक ट्रक में टैंकर में विस्फोट हो गया तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, दरअसल राजस्थान की सीमा से 5 राज्यों की सीमा मिलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राजस्थान इन सब राज्यों से आगे है। हरियाणा में डीजल की प्रति लीटर जो कीमत है वो 86 रुपए 70 पैसे है, जबकि राजस्थान में 96 रुपए 20 पैसे। यानी हरियाणा और राजस्थान में कीमत में अंतर लगभग 9 रुपए 50 पैसे का है। हरियाणा में 9 रुपए 50 पैसे डीजल सस्ता है। मध्य प्रदेश में डीजल की कीमत 90 रुपए 90 पैसे, जबकि राजस्थान में 96 रुपए 20 पैसे, यानी कीमत में लगभग 5 रुपए 30 पैसे का अंतर है। गुजरात में डीजल 79 रुपए 50 पैसे, तो कीमत में अंतर हुआ 6 रुपए 70 पैसे। पंजाब में डीजल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर, तो कीमत में अंतर हुआ 12 रुपए 20 पैसे। उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमत 600 रुपए 60 पैसे, तो राजस्थान की कीमतों में अंतर हुआ 9 रुपए 60 पैसे का। और यही वजह है कि राजस्थान के लोग सीमा से लगे दूसरे राज्यों से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। डीजल पेट्रोल स्टोर करने के लिए ऐसे टैंक बनवाए जाते हैं जो कमजोर होते हैं, हल्के से झटके से वो टैंक फट जाते हैं। यह आपको रिपोर्ट दिखाई कैसे राजस्थान के अंदर सड़कों पर बम चल रहे हैं। अगर ये कह दिया जाए, जैसा कि मंत्री महोदय कह भी रहे थे कि इस मामले में हम बहुत सख्त हैं और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो इस बात का वो ब्यौरा दे दें कि सड़कों पर जो ट्रक, जो मिनी ट्रक 2 टैंक्स के साथ 2 पेट्रोल की डीजल की टंकियों के साथ घूम रहे हैं, उनमें से कितनों के आज तक चालान कर पाई है संस्था, या कितने ऐसे वाहनों को जब्त किया गया है, या ऐसे कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अगर ये डेटा वो दे दें तो हम समझेंगे कम से कम कि सरकार सजग है ऐसे डीजल के जो बम हैं उनको रोकने को लेकर के। अब बात करते हैं महाराष्ट्र हिंसा की। हमने दिखाया था आपको कि सिर्फ अफवाहों और झूठ की वजह से महाराष्ट्र के 5 शहरों में नफरत की आग भड़क गई थी। महाराष्ट्र में दंगा कैसे भड़का, इसका एक टूल किट टाइम्स नाउ नव भारत को अपने सोर्सेस से मिला। त्रिपुरा में वैसा कुछ नहीं हुआ था जैसा फेक न्यूज में बताया गया। टूल किट गैंग ने बड़ी चालाकी से पुरानी तस्वीरों को पोस्ट किया, मुसलमानों पर हमले और मस्जिद तोड़ने की अफवाह कर। त्रिपुरा में मस्जिदों में मुसलमानों पर हिंदू आतंकवादियों का हमला। देखिए, इस तरह के लिंक्स और इस तरह की खबरें इन वीडियोस में जो है वो साझा की गई हैं। एक दूसरा वीडियो आता है, अगर आप उसकी शब्दावली पर गौर करें तो ये कितनी आपत्तिजनक और कितनी भड़काऊ हो सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कोट अनकोट, हिंदुत्व ने त्रिपुरा को जला दिया। बंद के आह्वान का सबसे ज्यादा हिंसक असर नांदेड़ शहर के सदर इलाके और मालेगांव में देखने को मिला। इन 2 शहरों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ये रिपोर्ट आपको हमने दिखाई थी और बताया था वो कैसे अफवाहों के आधार पर पूरे इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया, कैसे उसको प्लान किया गया। अब टाइम्स नाउ नव भारत पर आप वो देखने जा रहे हैं जो बताएगा कि किस तरह से त्रिपुरा में हिंसा के बाद महाराष्ट्र में हिंसा भड़काने की साजिश की गई। टाइम्स नाउ नव भारत ने 2 दिन पहले खुलासा किया था और दिखाया था कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के 5 जिलों में लोगों को भड़काया गया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि जब टाइम्स नाउ नव भारत ने ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्ट का एक तहकीकात की, उनके बैकग्राउंड में जाकर के जाना, तो हम लोगों ने देखा कि ऐसी फोटोज पोस्ट की गई जो कि त्रिपुरा की थी ही नहीं। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को मस्जिद बता करके 28 तारीख का टैग लगा दिया गया, जबकि वो 28 तारीख की है ही नहीं। एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में आग की वो तस्वीरें थी जिनको कि मस्जिद बता दिया गया।
कुछ लोग, आपको तस्वीरें भी आपको जहन में ताजा होंगी अगर आपने देखा होगा कि कैसे अफवाह गैंग पूरा अपना रैकेट चला रहा था कि कुछ लोगों के हाथ में कुछ जली हुई किताबें थी। ये कहा गया कि त्रिपुरा हिंसा में एक धार्मिक किताब को जला दिया गया और इन लोगों ने किताब को बचाया, जबकि असलियत यह है कि जब रोहिंग्याओं के कुछ टेंट में आग लग गई थी, वहां पर कुछ किताबें जली थी, उन्हीं किताबों को उन्हीं लोगों ने बचाया था और ये तस्वीरें कुछ महीने पुरानी है। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर के जो खुलासा किया टाइम्स ऑफ भारत ने, उस खुलासे पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर से बात की टाइम्स ऑफ संवाददाता शिवानी मिश्र ने। सुनवाते हैं आपको। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में अलग अलग ठिकानों पर दंगे फसाद जैसी स्थिति थी जिसे हिंदू मुस्लिम का भी नाम दिया गया। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके पीछे रजा अकेडमी, कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बीजेपी और युवा सेना के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। मुझे लगता है इस सभी चीज़ के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि त्रिपुरा में घटना घटने के बाद ऑल ऑफ सडन इतना क्राउड कैसा गैदर हुआ? तो पुलिस को खबर नहीं थी? अगर पुलिस को खबर नहीं थी, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर खबर होगी तो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं उठाए? तो पूरा जो सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट है उसका फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। अगर त्रिपुरा घटना घटने के बाद दूसरे दिन अगर इधर लगाम लगाते थे तो आगे की घटना ही घटती नहीं थी। तो मूल घटना हुई, उसको आप जिम्मेदार है, वो बाजू में रखते हो और अमरावती घटना का वातावरण तैयार करने का काम करते हैं, प्योर राजनीति कर रहे हैं। और एक बार तो सच है कि हिंदू के ऊपर आक्रमण होगा और हिंदू ने सहन करने का ऐसा होगा नहीं। और इसलिए अभी जो अमरावती में हुआ वो एक्शन के लिए रिएक्शन थी, वो कहीं पार्टी की रिएक्शन नहीं थी, वो हिंदुओं की रिएक्शन थी। साथ ही साथ सर, हमारी खबर का ये भी एक असर हमने देखा है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसके अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट थे, पुराने कई पोस्ट थे जिसको अब इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ही दंगे फसाद वाली स्थिति खड़ी हुई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। इसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी किया कि कहाँ के फोटो, कहाँ के सब क्लिप्स लगा के वातावरण खराब करने का प्रयास त्रिपुरा की घटना के माध्यम से किया। तो मुझे लगता है इसको सबको लगाने का काम गवर्नमेंट का था, साइबर सेल का था, जांच करने की आवश्यकता थी। और ऐसा जिसने किया है वो ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है ना। नहीं तो भविष्य में सोशल मीडिया के माध्यम से और तनाव बढ़ सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राम कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं, नेता हैं एनसीपी से। बहुत स्वागत आपका। शुरुआत ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरी आपसे कि क्या सरकार पहचान नहीं पा रही थी क्या कि कैसे इस पूरे रैकेट को सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच में गलत फोटोज पहुंचा करके हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई? किस दिन की हिंसा की बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। जो 5 शहर जले सर, मैं उसी हिंसा की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में कितनी हिंसा हो चुकी है हाल के दिनों में? 2 दिन हिंसा हुई है, 2 दिन प्रदर्शन हुए। तो आप कौन से हिंसा की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं उन 5 शहरों की बात कर रहा हूँ सर, जब अमरावती और नांदेड़ को जला दिया गया था, आप जहां पर तोड़फोड़ हुई। आप मुझे दिन बताइए, कौन से दिन की बात कर रहे हैं आप? दिन देखकर मुहूर्त देखकर जवाब देते सर क्या? 2 दिन हिंसा हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूं दिन देख करके मुहूर्त देख के जवाब देते हैं क्या? जी हाँ, मैं मुहूर्त नहीं, मैं दिन देख के आपको बताना चाहता हूं। शनिवार को जो हिंसा हुई, मैं उस हिंसा की बात कर रहा हूं सर। शनिवार की हिंसा की यदि आप बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह कि शनिवार को जो हिंसा हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। वहां के जो स्थानीय जो मंत्री थे, जो विधायक रहे हैं, और जो वहाँ के प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, महापौर, नगर निगम के जो पार्षद हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये हिंसा जो लोग फैला रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मालूम जब पता लगा तो उन पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये बात सच है कि जो इंटेलिजेंस की जितनी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए थी उसे वहाँ पे स्थानीय प्रशासन थोड़ा सा उस पर कुछ चूक कर गया है, तो उसके बाद उस पर नियंत्रण भी किया गया है और सारी स्थिति अब नियंत्रण में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। राम कदम जी, आप कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार वक्त पर काम नहीं कर पाई। आप कहते हैं कि सरकार का सपोर्ट रहा इस हिंसा को, वो तो कह रहे हैं कि आप ही के लोग, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं यहाँ पर राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हमारे अच्छे मित्र हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो साइबर सेल का अभी एक
बड़े ओहदे के आईजी होम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट लेकर के गए हैं और मेरी जानकारी इस प्रकार की है 36 से ज्यादा जो अकाउंट ऐसे पाए गए कि मुंबई शहर में बैठ करके उन्होंने साइबर के माध्यम से ये पोस्ट की है जो जाली तस्वीरें हैं, झूठी तस्वीरें हैं। अब सवाल ये है कि मुंबई पुलिस, मुंबई में दफ्तर रजा अकादमी का है, रजा अकादमी की ओर से क्या ये पोस्ट किया गया है? फिर आपका साइबर सेल क्या कर रहा था मुंबई में? वहां पर ये 5 शहरों की बात की, वहां पर शुक्रवार के पहले वाले दिन अलग अलग जगहों पे हजारों लोग के भीड़ को संबोधित करके ये कहा गया कि कल आप कोई दफ्तर नहीं जाओगे, अपने काम पे नहीं जाओगे, आपको इकट्ठा होना है। और 40,000 लोग रातों रात, कोरोना के नियम चल रहे हैं महाराष्ट्र में अभी भी, सड़कों पे क्या अचानक उतर सकते हैं? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, किसे गुमराह कर रही है? सरकार ये 3 दलों की, क्या वे अपने नेता को गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार तो स्वाभाविक रूप से जो उनके विरोध में बोल रहा है वो भाजपा नेता को करेंगे, जो उन्होंने किया। पर उनको, हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करके तुम्हारा जो काला दामन है, दागी चेहरा है, वो कैसे धुलेगा? खुफिया जांच एजेंसी क्या कर रही थी? 40,000 लोग सड़कों पर आए। तो राम कदम जी, क्या आपके नेताओं को अगर गिरफ्तार किया गया तो क्या झूठी गिरफ्तारी है? क्या वो गलत गिरफ्तारी है क्या? देखिएगा, अगर आप किसी के घर जलाओगे, किसी के दुकान जलाओगे, किसी को पीटोगे, तो जिसका घर जला है, जिसको पीटा गया है, क्या वो सड़कों पर नहीं उतरेगा? स्वाभाविक रूप से उतरेगा। तो उसके बाद वो प्रतिरोध के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और वो जब उतरे हैं, हमारे भी नेता उस समय प्रवीण दरेकर जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब उससे बात की शिवानी ने कि एक्शन का रिएक्शन है, आप भी उसी स्टेटमेंट पर हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। मैं वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरा बयान, मेरी दलील कुछ और है। हाँ। तो हमारे नेता वो जो घटना घटी थी उसकी निंदा के लिए रुके। अब इन्होंने ही, क्योंकि दंगे को पुरस्कृत करा किसने? इन 3 दलों ने। ये 3 दल तो चाहते कि और दंगे भड़के, इसलिए इनके ही कार्यकर्ता आकर के इन्होंने उस सारी भीड़ को फिर से बदनाम करने के लिए फिर से दोबारा दंगे कराए। अब दंगे के पीछे महाराष्ट्र की सरकार, दंगा उकसाने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राशिद आलवी, ये कैसे अचानक रातों रात होता, बताइए ना आप मुझे। राहुल गांधी हिंदू का, मैं चाहूंगा ब्रजमोहन श्रीवास्तव को जवाब दें। ब्रजमोहन जी, देखिए ब्रजमोहन जी, सवाल मेरा साथ में ये भी सुन लीजिएगा, उसके साथ आप जवाब दीजिएगा कि व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर गलत तस्वीरें, फेक तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी और ये सिलसिला लगभग 4 से 5 दिनों तक लगातार चला है। वो भी अलार्मिंग सिचुएशन थी। आपको पहचानना चाहिए था कि लोगों के बीच में असंतोष कैसे भरा जा रहा है झूठी तस्वीरों के सहारे। अब आप पहले हकीकत तो सुन लीजिए। फ्राइडे को जो प्रदर्शन हुआ, जिसकी बात आदरणीय राम कदम साहब अभी बोल रहे हैं, वाकई वो लोग त्रिपुरा में जो घटना घटी थी उसके बारे में एक ज्ञापन सरकार को देकर ये मांग कर रहे थे कि उस घटना की जांच की जाए, और यदि उस पर कोई सच्चाई है और यदि उस पर कोई दोषी लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये वो मांग कर रहे थे भारत सरकार से भी और महाराष्ट्र सरकार से भी। वो किसी दल के खिलाफ तो नहीं थे, किसी के खिलाफ तो उन्होंने बात नहीं कही थी। उस दिन वहां पर किसी प्रकार की ऐसी गंभीर घटना नहीं घटी है जिससे कि ये कहा जाए कि वहां पे कानून व्यवस्था अनियंत्रित हो गई थी। अब होता क्या है कि उस दिन जब वो लोग सब वापस आ रहे हैं ज्ञापन देके, तो 2 घरों से पथराव होता है। राम कदम साहब पता लगा ले वो घर किनके, क्योंकि जब इनको डीआईजी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा सर। आप देखिए, मेरा जो सवाल है उस पथराव से पहले के सिनेरियो को लेकर के है सर। जो सवाल है सुनिए, मेरा जो सवाल ब्रजमोहन जी है उस पथराव से पहले के सिनेरियो को लेकर के है, जब सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री फैलाई जा रही थी, जब झूठ बोला जा रहा था, मैं तब को लेकर के सवाल कर रहा हूं सर। आप जो चाहते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन हकीकत को तो सुन लीजिए। नहीं, ये भी बताइएगा सर, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले कारक तो वही है ना कि जब त्रिपुरा की हिंसा को लेकर के झूठे मैसेज भेजे गए, झूठी तस्वीरें भेजी गई, शुरुआत तो वहीं से हुई ना सर। पूछ रहा हूँ, क्या आप देश में आपकी चैनल का उपयोग दंगा भड़काने के लिए करना चाहते हैं या सच्चाई बताने के लिए करना चाहते हैं? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये बताइए आप। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, जो दंगा भड़का, लोगों के बीच में असंतोष फैला, लोगों के बीच में गलतफहमी फैली, झूठी खबर फैली, वो सोशल मीडिया के द्वारा फैली। ये बात तो स्वीकारेंगे आप कि नहीं स्वीकारेंगे? कौन मना कर रहा है इससे? किसको मना? मैं वही कह रहा हूं, अगर आप मना नहीं कर रहे तो क्या उस वक्त क्या इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं थी क्या?
आप नहीं, आपका प्रश्न ये बाद में आया है, उससे पहले राम कदम साहब ने जो बोला उसका जवाब तो सुनिए। उसका जवाब भी दीजिएगा सर, मैंने जवाब के लिए नहीं रोका आपको। मैंने ब्रजमोहन जी आपको सिर्फ ये कहा कि आपको जो राम कदम जी ने कहा आप उसका जवाब दीजिए। इसके साथ साथ अब मुझे ये भी बताइए कि क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि नहीं था? आप जितनी बात पूछेंगे मेरे को खाली उत्तर जवाब नहीं देना, मैं उसके आगे पीछे की भी बात बताऊंगा जिससे देश को सही जानकारी मिल सके। आप एक सीमित प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि टाइम्स नाउ का उपयोग देश में दंगा फैलाने के लिए। जितनी देर में सर आप ऐसी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इतनी देर में ब्रजमोहन जी आपने दोनों सवालों का जवाब दे दिया होता। मैंने दिया ना आपको, दोनों सवालों का जवाब दिया। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि वहां पर उस दिन इंटेलिजेंस की कुछ कमी आई है 13 तारीख को, जिस दिन की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे दंगा किया है, हिंसा फैलाई है। 12 तारीख को जो जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो ट्यूट्स वगैरह हो रहे थे, उसकी उतनी इंफॉर्मेशन वहां पर 12 तारीख को, लेकिन ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं घटी है जिसको हम ये कहें कि वहां पे कोई हिंसक कार्रवाई हुई हो। आप मुझे बताइए कोई रिकॉर्ड में कहीं हो तो। अब अगर किसी के घर पे पत्थर फेंका जाएगा और जो भीड़ वापस लौट रही है, अगर वहां पर छिटपुट घटना हुई है, किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना वहां पे पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की है, फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो आंदोलन नहीं था, वो लोग अपनी मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट पे इसमें रज़ाक आदमी का नाम भी सामने आ रहा है ब्रजमोहन जी। और रज़ाक आदमी के जिस 12 तारीख को जब ये घटना घट रही थी, जब दंगे हो रहे थे, उसी दौरान पे कांग्रेस के नेताओं, में नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, कांग्रेस के नेताओं के साथ ही रज़ाक आदमी के लोग मौजूद थे। उनको शॉल पहनाया जा रहा था, आपके एमएलसी वहां पर मौजूद थे, आपके एमएलए साहब मौजूद थे, तो महज इत्तेफाक था। आपके पास में रिकॉर्डिंग है या खाली आप मेरे पास फोटोज है सर, कह रहे हैं इस बात को? मेरे पास फोटोज है सर, आपके पास में विजुअल्स हैं? मेरे पास फोटोज है सर, दिखाइए ना। तो आप अब तक आपने देखे नहीं क्या सर? क्यों रहे? नहीं ब्रजमोहन श्रीवास्तव, आपने देखे नहीं क्या कि महागठबंधन सरकार के जो आपके साथी हैं उनके नेता कहां पहुंच रहे हैं 12 तारीख को? आपने देखा नहीं क्या इस बात को लेकर के? अरे भाई साहब आप दिखाइए, मैंने नहीं देखे, मैं कह रहा हूँ। मुझे कुछ सेकंड का मोहलत दीजिए, मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ सेकंड की मोहलत दीजिए, मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, और उन फोटो के बाद फिर आप फिर बात दिए होंगे जवाब देने के लिए आप इस बात को लेकर के। राम कदम कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं फोटो के साथ आपके पास वापस आ रहा हूँ। राम कदम जी आइए। मूलतः जिस प्रकार से कोर्ट में दलीलें होती है, उसी प्रकार की दलीलें यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता दे करके खुद का दागी चेहरा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके पूर्व कह चुका हूं, ना सुने, इसके पूर्व कह चुका हूं कि जो सारी पोस्ट हुई है फर्जी वीडियो, वो मुंबई से हुई है, और ऐसा हम नहीं, तुम्हारा आईपीएस अफसर तुम्हारे गृह मंत्री से कह रहा है। क्या कर रहे हैं? ब्रिजमोहन जी आप बोल रहे थे, ब्रिजमोहन जी आप बोल रहे थे, मैं शांत था। हमारा बुनियादी सवाल ये। एक सेकंड राम कदम जी एक सेकंड, इन जरा तस्वीरें ब्रजमोहन जी को दिखा देता हूं। देखिए सर, नाम भी नीचे लिखा है, कौन कौन लोग हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन इस टाइम पे। भाई जगताप है, कांग्रेस के एमएलसी हैं, 12 तारीख की तस्वीरें हैं। अमीन पटेल है, कांग्रेस के विधायक हैं, 12 तारीख की तस्वीरें हैं। और जो एक और जो हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, तारिक अनवर कांग्रेस के महासचिव, 12 तारीख की मीटिंग की तस्वीरें हैं ये। और मोहन मियां अशरफी हैं, संरक्षक रज़ाक आदमी के, उनके साथ मौजूद है। दिखा दीजिए देश को, ये भी दिखा दीजिए देश को, ये क्या है? क्या दिखा दे सर? क्या है? ब्रजमोहन जी गजब हाल कर रहे हैं। अरे ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, गजब हाल है सर। ये तो वो हालत वो होती है सर कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर अगर आंखें बंद कर तो बिल्ली चली गई, ऐसा होता नहीं ना। नहीं दिख रही क्या? जिन तस्वीरों के बारे में आपने मुझसे पूछा था, वो तस्वीरें क्या 12 तारीख की है सर? क्या तस्वीर दिख रही है? वो तस्वीरें 12 तारीख की है क्या? क्या कहना चाहते हैं? तस्वीरें क्या 12 तारीख की है क्या? कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा ब्रजमोहन जी, मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि 12 तारीख को भाई जगताप, आपके एमएलसी, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल, आपके महासचिव, अगर कांग्रेस तारिक अनवर, ये तमाम लोग अगर रज़ाक आदमी के लोगों के साथ मौजूद रहते हैं तो क्या महज इत्तेफाक है? इन्हीं लोगों के साथ है क्या? कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे ये देवेंद्र फडणवीस। अपना जवाब नहीं देंगे सर क्या? आप अपना जवाब नहीं देंगे सर क्या? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सर, उनका जवाब तो मैं राम कदम से ले लेता। वही बात है, अपनी तो जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर तस्वीर दिखा के आपसे कहना चाहते हैं कि अच्छा 10 सेकंड का मैं वक्त आपको ऑर्डर हूं सर, मेरे पास टाइम कम बच रहा है। ये तस्वीरें किस तारीख की और कहां की बता दीजिए आप दिखा रहे हैं? ये बर्थडे पार्टी की है। किस तारीख की सर? फडणवीस साहब की है। ब्रजमोहन जी किस तारीख की? ये उनसे पूछिए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या ये 12 तारीख की है? अगर ये तस्वीर क्या ये 12 तारीख की है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी? कह रहा हूँ कि ये तस्वीर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, ये तस्वीर है सर अनाप शनाप बोलने से कुछ नहीं होगा ना।
आप जवाब दे दीजिए मेरे को, क्या तस्वीरें 12 तारीख की हैं? क्योंकि मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं कांग्रेस महासचिव की, कांग्रेस एमएलसी की, कांग्रेस एमएलए की, वो 12 तारीख की है, रजा अकादमी के लोगों के साथ में, जिस वक्त 5 शहर जल रहे थे। ये उस तारीख की तस्वीरें हैं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की, क्या वो 12 तारीख की है? आप ये बताइए इस तस्वीर से आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? अरे क्या वो 12 तारीख की है सर? कोई है तो खाली ट्रांसपेरेंसी के लिए है। ये बहुत आसान होता है सर कि बड़बोलेपन में सबूत मांग लेना, और सबूत जब आंखों के सामने आ जाए तो मुंह पर हाथ रख के चुपचाप वहां से निकल जाना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी और राम कदम आपका हमसे जुड़ने के लिए। जो सवाल आपसे जानना चाह रहे थे आप उनसे जानबूझकर बचे और आपने सवाल को जवाब नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा सर, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को दी सबसे बड़ी राहत। हाईकोर्ट बात बिहार की। बिहार में आज भी शराब की बहार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहने को तो पिछले 5 सालों से बिहार में शराबबंदी है, शराब बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा है, लेकिन शराब खुले में बिक भी रही है और लोग खुले में शराब खरीद भी रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया कि किस तरह से बिहार की राजधानी में शराब का खुला कारोबार चल रहा है, जिसके बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुला ली, बैठक हुई लेकिन नतीजा सिफर रहा। थानेदार पर जिम्मेदारी डाल दी गई और सजा का हकदार भी थानेदार को बनाया गया, लेकिन राज्य के डीजीपी कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। बिहार में शराब का काला कारोबार खुले तौर पर चल रहा है। प्रदेश में शराबबंदी को 5 साल हो गए, लेकिन शराब आराम से बेची भी जा रही है और खरीदी भी जा रही है। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना की है। देसी शराब का एक कंसाइनमेंट पटना से एक शराब तस्कर दूसरी जगहों पर ले जा रहा था, वो भी पंत भवन के पास बेली रोड पर, जो काफी व्यस्त इलाका है। यानी इन तस्करों को अब ना ही प्रशासन का डर है और ना ही पुलिस का। लेकिन आज ये शराब तस्कर पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पटना पुलिस को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इस तस्कर को शराब के देसी पाउच के साथ गिरफ्तार किया। शराब के ये देसी पाउच ऐसे कट्टों में भरे गए थे जिसमें कचरा इकट्ठा किया जाता है। पटना पुलिस का ये एक्शन टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग का रिएक्शन था, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की आंख के नीचे शराब खुलेआम बेची जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम शराब बिक रही है। स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास बिक रही शराब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। टाइम्स नाउ नवभारत के इस बड़े खुलासे के बाद बिहार सरकार में हड़कंप मच गया है। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, जो करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में सभी मंत्री, अधिकारी और जिले के डीएम, एसपी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश के सीएम ने ऐसे फैसले किए जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने उस इलाके के थानेदार पर कार्रवाई करने का फैसला किया जहां शराब बेची जा रही होगी। इस फैसले के तहत बिहार में जिस भी इलाके में शराब बेची जा रही होगी, वहां के थानेदार पर इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। जिस इलाके में शराब बरामद होगी तो वहां के थानेदार की थानेदारी तो जाएगी ही, उसकी सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित होना पड़ेगा। यानी शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार ने, इसे सही से लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश के डीजीपी पर हो, लेकिन जब कार्रवाई की बात आए तो थानेदार को बलि का बकरा बनाया जाए। अब जरा शराबबंदी पर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का बयान भी सुन लीजिए। हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है, इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और साफ कहा कि इस शराब के काले कारोबार को नहीं रोका जा सकता। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में उठाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे से साफ हुआ है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर पूरी तरह से फेल है।
ये शराब अगर बंद करना ही था आपको, शराब, तो आप बेचवा रहे हैं शराब सब जगह। मंत्री के घर के आवास के बाहर हो गया, या आप देख लीजिएगा पूरे बिहार में शराब कहीं बंद नहीं है। लगातार हम तो अपने आँख से भी देखते हैं, या कहीं भी हम सड़क पर जाते हैं तो शराब पी करके, चाहे पुलिस वाला हो गया या आम जनरल लोग हो गए, पब्लिक हो, तो शराब पी करके कोई ना कोई इक्का दुक्का आपको आदमी मिल ही जाएगा शराब पिए हुए, और नशे में धुत रहता है। तो नशे में कौन नहीं है? नशे में सब है पूरी तरह। कहाँ शराब आपका बंद है? जो आपने कानून बनाया है कि जो शराब पिएगा उसको 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा, और ये सब तो फेल है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन की तारीफ की और नीतीश सरकार पर हमला बोला। मैं सबसे पहले तो टाइम्स नाउ को धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने एक बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन करके उन चीज़ों को सामने लाया है जो बिहार में विपक्षी दलों की तरफ से बार बार उठता रहा है कि सत्ता पक्ष के नज़र में उसके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं, और बिहार में जो कानून बना था शराबबंदी का वो एक तरह से फेल हो चुका है। 300 रुपये खुलेआम बिक रही शराब बेचने वाले कैमरे में कैद हो रहे हैं। कहां शराब बेची जा रही है वो ठिकाने सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से आप देख चुके हैं। लेकिन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी करने में वक्त लगेगा। ऐसे किसी भी मामले पर कड़ाई से निपटने का ही सरकार की प्रतिबद्धता है, चाहे वो कहीं भी हो। और स्पष्ट है कि जो मेरे आवास के बाहर का जो इलाका है, बस्ती है वहाँ पर, और अगर वैसी चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। और समीक्षा इन्हीं चीज़ों की न हो रही है। समीक्षा शब्द का प्रयोग क्यों आया है? अगर हम समीक्षा कर रहे हैं यानी हम कहीं कहीं पे हमको जो फीडबैक्स हैं कि हमको यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, समीक्षा उसी की होती है ना। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है। सरकार ने तो शराब बेचने पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी शराब सरकार की आंखों के नीचे बंद कमरों में नहीं, खुलेआम बेची जा रही है और सरकार सिर्फ बयान दे रही है। शराबबंदी की बात तो हो रही है, सरकार के द्वारा किए गए वायदों की बात भी हो रही है। वायदों की कलई जब खुली टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर, तो क्या मंजर सामने था वो आपको दिखाया। लेकिन इसी को लेकर के बिहार के जो डीजीपी हैं, जिनके पास पूरा दारोमदार है शराबबंदी को लागू करवाने का, वो क्या कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। वो साफ कह रहे हैं कि शराबबंदी ये हमारे बस की बात नहीं है। बिहार में शराब की बिक्री रुकने वाले नहीं है। आरोपियों को ऐसा करने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। जेल से जमानत पर आकर के वो फिर शराब बेच रहे हैं। शराब की बिक्री एक समय में नहीं रुकेगी, इस पर लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको डीजीपी साहब से पूछा कि लगातार कार्रवाई करने के लिए ही तो ये कानून लाया गया था, कौन है जो इसको क्रियान्वित करेगा। और सबसे अहम बात ये कि जो मुख्यमंत्री ने टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद समीक्षा बैठक की, 7 घंटे की समीक्षा बैठक की, निष्कर्ष निकला ये कि जिस थाना क्षेत्र में शराब की बिक्री होगी उसका थानेदार जिम्मेदार। यानी आप थानेदार को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन डीजीपी जो मना कर चुके हैं कि उनके बस की बात नहीं है, शराब बिक्री नहीं रुक सकती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। यह सोचने की बात है। आप खुद सोचिएगा कि जब डीजीपी सक्षम नहीं है तो फिर थानेदार कसूरवार कैसे हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौट रहे हैं।